क्या आपकी जिंदगी की गाड़ी भी किसी ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई है जहां से आगे का रास्ता धुंधला और पीछे मुड़कर देखने पर सिर्फ अफसोस नजर आता है? क्या आप भी अक्सर रातों में जागकर ये सोचते हैं कि काश मैंने वो फैसला लिया होता, काश मैं उस मौके को जाने न देता, काश मेरी जिंदगी कुछ और होती? अगर इन सवालों ने कभी भी आपके दिल में एक टीस पैदा की है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हम सब अपनी जिंदगी की किताब में कुछ ऐसे पन्ने चाहते हैं जिन्हें हम फिर से लिख सकें। आज हम एक ऐसी ही किताब की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जादुई आईना है, एक सच्चा दोस्त है और उस अंधेरी सुरंग से बाहर निकलने का एक नक्शा है। मैं बात कर रहा हूँ मैट हैक की विश्व प्रसिद्ध रचना द मिडनाइट लाइब्रेरी यानी आधी रात का पुस्तकालय की। ये किताब उन करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद की वो किरण बनी है जो अपनी जिंदगी के काश और अगर के बोझ तले दबे हुए थे। इसका दिल को छू लेने वाला विचार ये है कि मौत और जिंदगी के बीच एक पुस्तकालय है जहां आपको अपनी हर उस जिंदगी को जीने का मौका मिलता है जो एक अलग फैसले से आपकी हो सकती थी। इस ऑडियो स्क्रिप्ट में हम सिर्फ इसकी कहानी नहीं दोहराएंगे बल्कि हम वो चाबियां हासिल करेंगे जिनसे आप अपनी जिंदगी के बंद दरवाजे खोल सकते हैं। हम सीखेंगे कि अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी अपने पछतावे को अपना सबसे बड़ा शिक्षक कैसे बनाएं। हम उस परफेक्ट जिंदगी के झूठ से पर्दा हटाएंगे जो हमें सोशल मीडिया पर हर रोज दिखाया जाता है। और सबसे जरूरी बात, हम अपनी आज की जिंदगी में ही उन अनगिनत संभावनाओं को खोजना सीखेंगे जिनकी तलाश में हम भटक रहे हैं। मैं आपको कहानी के सबसे शक्तिशाली उदाहरणों के साथ वो व्यावहारिक कदम बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप अपनी जिंदगी की कहानी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो अगर आप अपने अंदर के आलोचक को शांत करके अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से पढ़ने और जीने के लिए तैयार हैं, तो इस सफर के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचार सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी की नायिका है नोरा सीड, एक 35 साल की महिला जो जिंदगी के हर मोड़ पर खुद को हारा हुआ महसूस करती है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी पछतावों का एक भारी बंडल है। उसने अपने भाई के साथ शुरू किया हुआ बैंड छोड़ दिया, अपनी शादी तोड़ दी, तैराकी में अपना करियर छोड़ दिया और अब उसकी नौकरी भी चली गई है और उसकी प्यारी बिल्ली भी मर गई है। उसे लगता है कि वो इस दुनिया में किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती, कि उसका होना न होना बराबर है। इसी निराशा और अकेलेपन के अंधेरे में वो अपनी जान लेने का फैसला करती है। लेकिन मरने की बजाय नोरा खुद को एक रहस्यमयी जगह पर पाती है। उसके चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ किताबें ही किताबें हैं और घड़ी में हमेशा की तरह रात के 12 बजे है। ये आधी रात का पुस्तकालय है। वहाँ उसकी मुलाकात उसकी स्कूल की लाइब्रेरियन मिसेज एल्म से होती है। मिसेज एल्म उसे बताती है कि ये लाइब्रेरी जिंदगी और मौत के बीच की जगह है और यहाँ की हर किताब नोरा को एक मौका देगी, एक मौका उस जिंदगी को जीने का जो वो जी सकती थी अगर उसने कोई अलग फैसला लिया होता। यहीं से हमारी यात्रा का पहला और सबसे गहरा सिद्धांत सामने आता है, पछतावे का बोझ। मिसेज एल्म नोरा को एक भारी भरकम किताब देती है जिसका नाम है पछतावों की किताब। जैसे ही नोरा उसे खोलती है, उसके हर छोटे बड़े अफसोस, हर काश जिंदा होकर उसे तकलीफ देने लगते हैं। काश मैंने बैंड न छोड़ा होता, काश मैंने डैन से शादी कर ली होती, काश मैं अपनी दोस्त के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई होती। ये किताब इतनी भारी है कि नोरा उसे उठा भी नहीं पाती। ये इस बात का प्रतीक है कि हम अपनी जिंदगी में पछतावों का कितना भारी बोझ लेकर घूमते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि पछतावा हमारे दिमाग का एक ऐसा जाल है जिसमें हम अतीत की किसी घटना को लेकर खुद को दोष देते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने कुछ अलग किया होता तो हमारा आज बेहतर होता, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर रास्ते की अपनी धूप और अपनी छांव होती है। नोरा अपनी पहली जिंदगी चुनती है, माइनस वो जिंदगी जिसमें उसने डैन से शादी नहीं तोड़ी थी और उसके साथ एक पब चला रही है। बाहर से देखने पर ये एक सपनों की जिंदगी लगती है, लेकिन वहां पहुंचकर नोरा को पता चलता है कि डैन उसे धोखा दे रहा है और वो उस रिश्ते में बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे एहसास होता है कि जिस फैसले पर वो सालों से पछता रही थी, असल में वो उसके लिए एक सही फैसला था। ये अनुभव हमें सिखाता है कि पछतावा अक्सर एक अधूरी कहानी पर आधारित होता है। हम सिर्फ अच्छी संभावनाओं की कल्पना करते हैं और उन मुश्किलों को नजरअंदाज कर देते हैं जो उस रास्ते पर भी आ सकती थी। इस बोझ को उतारने के लिए पहला कदम है अपने पछतावे को स्वीकार करना। उसे दबाने की कोशिश न करें। एक डायरी में अपने सबसे बड़े अफसोस को लिखिए। उसे बिना किसी जजमेंट के बस एक तथ्य की तरह लिखिए। दूसरा कदम है उस अनुभव से मिली सीख को पहचानना। खुद से पूछिए, उस घटना ने, उस फैसले ने आपको क्या सिखाया? क्या उसने आपको ज्यादा मजबूत बनाया? क्या उसने आपको किसी बुरी स्थिति से बचाया? हर अनुभव, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों न हो, अपने साथ एक सीख लेकर आता है। उस सीख पर ध्यान केंद्रित करें। और तीसरा कदम है उस सीख का आज इस्तेमाल करना।
अपने अतीत के अनुभव से मिली समझदारी का उपयोग करके आज एक छोटा सा बेहतर फैसला लें। जब आप अपने अतीत को एक शिक्षक के रूप में देखना शुरू करते हैं तो पछतावे का बोझ अपने आप हल्का होने लगता है। जब नोरा पछतावे की दुनिया से बाहर निकलती है तो वो एक नई उम्मीद से भर जाती है। उसे लगता है कि शायद कोई और जिंदगी होगी जो एकदम परफेक्ट होगी। यहीं से हमारा दूसरा सिद्धांत सामने आता है, -1 आदर्श जीवन का भ्रम। हम सबके मन में एक परफेक्ट लाइफ की तस्वीर होती है। किसी के लिए ये बहुत सारा पैसा और शोहरत है, किसी के लिए एक प्यार भरा परिवार, तो किसी के लिए दुनिया घूमने की आजादी। नोरा भी इसी भ्रम का शिकार थी। उसे लगता था कि अगर वो एक रॉकस्टार बन जाती तो उसकी जिंदगी शानदार होती। लाइब्रेरी उसे ये मौका देती है। वो एक ऐसी जिंदगी में पहुंचती है जहां उसका बैंड द लैबिरिंथ दुनिया भर में मशहूर है, उसके लाखों फैंस हैं और उसके पास पैसा, शोहरत, सब कुछ है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे का अंधेरा उसे जल्द ही नजर आ जाता है। वो पाती है कि जिंदगी में शोहरत की वजह से उसका भाई, जो उसका सबसे बड़ा सहारा था, ड्रग्स की वजह से मर चुका है। वो बेहद अकेली है और डिप्रेशन की शिकार है। उसे एहसास होता है कि जिस जिंदगी को वो परफेक्ट समझ रही थी, उसने उससे उसका सबसे कीमती रिश्ता ही छीन लिया। फिर वो एक और जिंदगी चुनती है जिसमें उसने तैराकी नहीं छोड़ी थी और एक ओलंपिक चैंपियन बन गई थी। ये उसके पिता का सपना था। इस जिंदगी में उसे मेडल तो मिलते हैं, लेकिन साथ ही मिलता है पिता का असहनीय दबाव और ट्रेनिंग का शारीरिक दर्द। वो हर पल एक तनाव में जीती है और उसे ये भी पता चलता है कि इस रास्ते पर चलने के लिए उसे अपनी मानसिक शांति की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। ये अनुभव नोरा को और हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाते हैं, कोई भी जिंदगी परफेक्ट नहीं होती। हर जिंदगी की अपनी चुनौतियां, अपने दुख और अपनी मुश्किलें होती हैं। जिसे हम दूर से देखकर एक आदर्श जीवन मानते हैं, हो सकता है उस जीवन को जीने वाला इंसान किसी और ही तरह के संघर्ष से गुजर रहा हो। सोशल मीडिया के इस दौर में ये सिद्धांत और भी ज्यादा प्रासंगिक है, जहां हम दूसरों की जिंदगियों की सिर्फ हाईलाइट रील देखते हैं और उसकी तुलना अपनी जिंदगी के बिहाइंड द सीन से करने लगते हैं। इस भ्रम से बाहर निकलने का पहला व्यावहारिक कदम है घास हमेशा दूसरी तरफ हरी होती है वाली सोच को चुनौती देना। जब भी आपके मन में किसी और की जिंदगी को देखकर ये ख्याल आए कि काश मेरी जिंदगी ऐसी होती, तो रुकें और खुद से पूछें, इस जिंदगी में ऐसी कौन सी 3 संभावित चुनौतियां या मुश्किलें हो सकती हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता। ये अभ्यास आपको एक संतुलित दृष्टिकोण देगा। दूसरा कदम है अपनी वर्तमान जिंदगी में कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करना। हर रोज रात को सोने से पहले 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें या लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, -1 कप अच्छी चाय, किसी दोस्त से हुई बातचीत या आपकी सेहत। ये अभ्यास आपके फोकस को जो नहीं है से हटाकर जो है पर लाता है। और तीसरा कदम है अपनी तुलना सिर्फ अपने कल के आप से करना। ये देखना कि आपने कल से आज तक क्या बेहतर किया, क्या सीखा और कैसे आगे बढ़े, आपको बाहरी तुलना के जाल से बचाता है और आपको अपनी व्यक्तिगत ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जैसे जैसे नोरा अलग अलग जिंदगियों का अनुभव करती है, उसे एक और गहरे सत्य का एहसास होता है जो हमें हमारे तीसरे सिद्धांत तक ले जाता है, नजरिए और छोटे विकल्पों की शक्ति। शुरुआत में नोरा को लगता था कि उसकी जिंदगी की बड़ी बड़ी घटनाएं जैसे शादी तोड़ना या बैंड छोड़ना ही उसके दुखों का कारण है। लेकिन लाइब्रेरी का अनुभव उसे सिखाता है कि अक्सर हमारी जिंदगी का ताना बाना बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि अनगिनत छोटे छोटे विकल्पों और हमारे नजरिए से बुना जाता है। इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है उसकी बिल्ली वोल्टा। नोरा इस बात पर बहुत पछताती है कि उसकी बिल्ली सड़क पर मर गई क्योंकि वो उसे बाहर जाने देती थी। वो एक ऐसी जिंदगी में जाती है जहां उसने अपनी बिल्ली को हमेशा घर के अंदर रखा, लेकिन वहां भी उसकी बिल्ली मर जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी बिल्ली को दिल की एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। वो सड़क पर नहीं बल्कि घर में मरती, पर मरती जरूर। इस अनुभव से नोरा को समझ आता है कि वो एक अच्छी मालकिन थी और कभी कभी जिंदगी में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। हमारा काम बस अपना सर्वश्रेष्ठ करना है, लेकिन जो चीज हमारे नियंत्रण में है वो है हमारा नजरिया। एक और शक्तिशाली कहानी है लियो की, वो लड़का जिसे नोरा पियानो सिखाती थी। अपनी असल जिंदगी में नोरा ने उसे सिखाना छोड़ दिया था, लेकिन जब वो एक ऐसी जिंदगी में जाती है जहां वो एक स्कूल टीचर है, तो उसकी मुलाकात एक ऐसे लियो से होती है जो मुश्किलों में फंसने से बच गया था, क्योंकि नोरा जैसी एक टीचर ने उसे संगीत में बने रहने के लिए प्रेरित किया था। नोरा के एक छोटे से कदम ने, एक बच्चे पर ध्यान देने ने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। ये हमें सिखाता है कि हमारे छोटे छोटे काम, हमारी दया, हमारे प्रेरणा के कुछ शब्द किसी और की जिंदगी में कितना बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया बदलने के लिए हमें कुछ बहुत बड़ा करना होगा, लेकिन ये किताब हमें याद दिलाती है कि एक इंसान की दुनिया बदलना भी पूरी दुनिया को बदलने जैसा ही है।
इस सिद्धांत को जीवन में उतारने के लिए पहला कदम है आज किसी एक व्यक्ति के लिए दया का एक छोटा सा काम करना। ये किसी को एक सच्ची मुस्कान देना हो सकता है, किसी सहकर्मी की मदद करना हो सकता है, या किसी जरूरतमंद को छोटा सा दान देना हो सकता है। इन छोटे कामों का असर तरंगों की तरह फैलता है। दूसरा कदम है अपने माहौल में एक छोटा सकारात्मक बदलाव करना। जैसे नोरा ने अंत में अपनी असल जिंदगी में मिसेज एडम से मिलने जाने का फैसला किया, वैसे ही आप भी अपनी दिनचर्या में एक छोटा सा अच्छा बदलाव ला सकते हैं। सुबह उठकर 5 मिनट ध्यान करना या रात को फोन की जगह किताब पढ़ना। ये छोटे बदलाव समय के साथ बड़े नतीजे देते हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने नजरिए को बदलने का अभ्यास करना। जब भी आप किसी नकारात्मक स्थिति का सामना करें तो रुककर खुद से पूछें, माइनस इस स्थिति को देखने का और कौन सा तरीका हो सकता है, इसमें मेरे लिए क्या सीख छिपी है। शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग समस्याओं में भी अवसर खोजना सीख जाएगा। आपकी जिंदगी की गुणवत्ता आपके फैसलों से उतनी नहीं बदलती जितनी आपके नजरिए से बदलती है। नोरा की लाइब्रेरी की यात्रा में एक मोड़ तब आता है जब वो प्रसिद्धि, सफलता और अलग अलग अनुभवों के बाद भी खालीपन महसूस करती है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर कमी कहाँ है, और तब वो एक ऐसी जिंदगी में पहुंचती है जो बाहर से बहुत साधारण है लेकिन अंदर से सबसे ज्यादा भरपूर है। यहीं से हमारा चौथा सिद्धांत उभरता है, माइनस मानवीय रिश्तों का महत्व। नोरा की असल जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या उसका अकेलापन था। उसे लगता था कि वो किसी से जुड़ी हुई नहीं है, न अपने भाई से, न अपनी दोस्त से। जब वो एक ऐसी जिंदगी में जाती है जहां उसकी शादी ऐश नाम के एक बहुत ही प्यारे इंसान से हुई है और उनकी एक छोटी सी बेटी मॉली है, तो वो पहली बार बिना शर्त प्यार का अनुभव करती है। उस जिंदगी उसके पास न तो रॉकस्टार वाली शोहरत है और न ही ओलंपिक वाला मेडल, लेकिन उसके पास वो चीज है जिसके लिए वो अनजाने में तरस रही थी, माइनस गहरा और सच्चा मानवीय जुड़ाव। अपनी बेटी को गले लगाना, अपने पति के साथ हंसना उसे उन तमाम असाधारण जिंदगियों से ज्यादा खुशी देते हैं। वो उस जिंदगी में रुकना चाहती है क्योंकि उसे वहां घर जैसा महसूस होता है। ये अनुभव नोरा को और हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारी खुशी का सबसे बड़ा स्रोत हमारे रिश्ते हैं। हम अक्सर खुशी को बाहरी उपलब्धियों में खोजते हैं, करियर में सफलता, पैसा या भौतिक वस्तुएं, लेकिन असल संतुष्टि और सहारा हमें प्यार भरे रिश्तों से ही मिलता है। हार्वर्ड की एक बहुत प्रसिद्ध स्टडी ने 80 सालों तक लोगों को ट्रैक किया और यही पाया कि जिन लोगों के रिश्ते मजबूत और गहरे थे वे न केवल ज्यादा खुश थे बल्कि ज्यादा स्वस्थ भी थे और ज्यादा लंबा जिए। नोरा का अकेलापन ही उसकी निराशा की जड़ था। जब उसे सच्चा कनेक्शन मिला तो जिंदगी के मायने ही बदल गए। अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू करने के लिए पहला कदम है आज ही किसी एक ऐसे व्यक्ति को फोन या मैसेज करना जिससे आपने बहुत समय से बात नहीं की है। वो कोई पुराना दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार। बस पूछिए, तुम कैसे हो? ये छोटा सा कदम टूटे हुए पुलों को फिर से जोड़ सकता है। दूसरा कदम है इस हफ्ते अपने किसी प्रियजन के साथ क्वालिटी टाइम बिताना। इसका मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना फोन के, बस एक दूसरे के साथ होना और दिल से बात करना। ये एक साथ खाना खाना हो सकता है या कहीं घूमने जाना। रिश्ते समय और ध्यान देने से गहरे होते हैं। और तीसरा कदम है एक सक्रिय श्रोता, एक्टिव लिसनर बनने का अभ्यास करना। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो उसे सच में सुने, उसे समझने के इरादे से सुने, न कि जवाब देने के इरादे से। जब लोगों को महसूस होता है कि उन्हें सुना और समझा जा रहा है तो रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाते हैं। याद रखिए, जिंदगी के अंत में हमें ये अफसोस नहीं होगा कि हमने ज्यादा पैसा क्यों नहीं कमाया, बल्कि ये अफसोस हो सकता है कि हमने अपने प्रियजनों के साथ ज्यादा समय क्यों नहीं बिताया। लाइब्रेरी में अनगिनत जिंदगियां जीने के बाद नोरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचती है। वो देखती है कि उसने जिन भी रास्तों को छोड़ा था उनमें से ज्यादातर रास्ते दूसरों के सपनों के थे। तैराक बनना उसके पिता का सपना था, रॉकस्टार बनना उसके भाई का। उसने कभी खुद से ये पूछा ही नहीं कि नोरा क्या चाहती है। और ये हमें हमारे पांचवें और अंतिम सिद्धांत पर लाता है, दया और आत्मस्वीकृति। नोरा खुद के लिए बहुत कठोर थी। वो अपनी हर असफलता के लिए खुद को दोषी मानती थी। वो समाज और परिवार की उम्मीदों के पैमाने पर खुद को खरा न उतरने के लिए खुद से नफरत करती थी। लेकिन अलग अलग जिंदगियों में जाके उसे समझ आता है कि उसने जो भी फैसले लिए वो उस समय की समझ और हालात के हिसाब से लिए थे। उसे ये भी एहसास होता है कि दूसरों को खुश करने के लिए जीना खुद के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी है। सबसे मार्मिक क्षणों में से एक तब होता है जब वो उस जिंदगी में जाती है जहां वो एक ग्लेशियोलॉजिस्ट है, यानी ग्लेशियरों का अध्ययन करती है। ये एक ऐसा सपना था जो उसने बचपन में देखा था, जो सिर्फ और सिर्फ उसका अपना था। उस बर्फीले शांत वातावरण में एक ध्रुवीय भालू से सामना होने पर जब उसे मौत करीब दिखती है तब उसे पहली बार जिंदा रहने की तीव्र इच्छा महसूस होती है।
उस एकांत में प्रकृति के करीब उसे बाहरी दुनिया की उम्मीदों से आजादी मिलती है और वो खुद से जुड़ पाती है। ये अनुभव हमें सिखाता है कि आत्म स्वीकृति का रास्ता खुद के प्रति दयालु होने से शुरू होता है। हमें ये समझना होगा कि हम इंसान हैं और गलतियां करना, अपूर्ण होना हमारे इंसान होने का हिस्सा है। खुद को उसी तरह स्वीकार करना जैसे हम हैं, अपनी सारी खूबियों और खामियों के साथ ही सच्ची आजादी है। जब तक आप खुद को पसंद नहीं करेंगे तब तक कोई भी जिंदगी आपको खुश नहीं कर पाएगी। इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में उतारने का पहला कदम है आत्म आलोचना को आत्म करुणा से बदलना। जब भी आप खुद को किसी गलती के लिए कोसें तो रुकें। सोचें कि अगर आपका कोई सबसे अच्छा दोस्त इसी स्थिति में होता तो क्या आप उससे भी इतनी ही कठोरता से बात करते? आप उसे सहारा देते। वही सहारा और वही दया खुद को भी दें। दूसरा कदम है अपनी खुद की सफलता की परिभाषा लिखना। समाज, परिवार या दोस्तों की परिभाषा को भूल जाइए। एक कागज पर लिखिए कि आपके लिए एक खुशहाल और सार्थक जीवन का क्या मतलब है। आपके मूल्य क्या हैं? आपके लिए क्या मायने रखता है? जब आपका अपना नक्शा आपके पास होगा तो आप दूसरों के नक्शे पर भटकने से बच जाएंगे। और तीसरा कदम है अपनी देखभाल को प्राथमिकता देना। वो काम करें जिनसे आपको सच में खुशी मिलती है, भले ही वो दूसरों के लिए प्रोडक्टिव ना हो। चाहे वो संगीत सुनना हो, पेंटिंग करना हो, बागबानी करना हो या बस यूं ही कुछ न करना हो। खुद के लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं है, ये आपकी मानसिक और भावनात्मक सेहत के लिए जरूरी है। आधी रात का पुस्तकालय हमें यही सिखाता है कि सबसे महत्वपूर्ण यात्रा बाहर की अलग अलग जिंदगियों में नहीं बल्कि अपने अंदर की ओर होती है। तो दोस्तों, ये था द मिडनाइट लाइब्रेरी का हमारा सफर। हमने सिर्फ नोरा सीड की कहानी नहीं सुनी, बल्कि हमने उसके साथ मिलकर महसूस किया। हमने महसूस किया कि पछतावे का बोझ कितना भारी होता है और उसे उतार फेंकने में कितनी आजादी है। हमने अपनी आंखों से उस परफेक्ट लाइफ के भ्रम को टूटते देखा जिसके पीछे हम सब भागते हैं। हमने सीखा कि कैसे हमारे छोटे छोटे काम, दया के 2 शब्द और बदला हुआ नजरिया किसी की और हमारी अपनी दुनिया को बदल सकता है। हमने जाना कि सारी दौलत और शोहरत एक तरफ और एक सच्चा मानवीय रिश्ता एक तरफ। और सबसे बढ़कर हमने सीखा कि जब तक हम खुद को स्वीकार नहीं करते, खुद पर दया नहीं करते, तब तक दुनिया की कोई भी लाइब्रेरी हमें खुशी नहीं दे सकती। ये सारे सिद्धांत एक माला के मोतियों की तरह हैं जो आत्म स्वीकृति के धागे से जुड़े हुए हैं। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रेरणा की लहरें आती जाती रहती हैं। असली चुनौती इस प्रेरणा को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने में है। आप शायद सोचें, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर मैं क्या करूं? मैं तो फंसा हुआ हूं। किताब का और नोरा की यात्रा का अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश यही है कि आधी रात का पुस्तकालय कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। वो शक्ति आपके अंदर है कि आप इसी पल, इसी लम्हे एक नया चुनाव कर सकते हैं। आपको अपनी जिंदगी को प्यार करने के लिए एक अलग जिंदगी की जरूरत नहीं है। आपको बस इसी जिंदगी को अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। तो अब यहाँ से आगे क्या? मेरा आपसे एक अनुरोध है, अगर इस वीडियो के किसी भी हिस्से ने, किसी भी विचार ने आपके दिल के किसी तार को छुआ है तो इसे यहीं तक मत रखिए। इसे उन दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें शायद इसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत हो। क्या पता आपका एक शेयर किसी निराश मन में उम्मीद की किरण जगा दे। और हाँ, हमारी बातचीत यहीं खत्म नहीं होती। नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि इस किताब का कौन सा सिद्धांत आपको अपने सबसे करीब लगा और आप अपनी जिंदगी की किताब में एक नया पन्ना जोड़ने के लिए आज कौन सा एक छोटा सा कदम उठाने का वादा करते हैं। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूँ क्योंकि आपके विचार और आपकी कहानियां मुझे और इस कम्युनिटी के हजारों लोगों को प्रेरणा देती हैं। याद रखिए, आपकी जिंदगी की सबसे अच्छी, सबसे रोमांचक और सबसे सच्ची किताब अभी लिखी जानी बाकी है और उसका पहला पन्ना आज से अभी से शुरू होता है। कलम उठाइए और अपनी कहानी लिखिए। देखने के लिए शुक्रिया।